नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। मैं अजय सिंह आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास जो अध्याय नंबर 2 है पाषाण काल, ये जो पुस्तक है, जो बुक है, सौरभ सिंह चौबे के द्वारा जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, वो अध्ययन कर रहे हैं हम। पाषाण काल के बारे में आज इसमें हम अध्ययन करेंगे। इतिहास के बारे में हमने जाना पिछली कक्षाओं में। इतिहास को जानने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? स्रोत थे पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के द्वारा हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आज हम बात करें इतिहास को कितने भागों में विभाजन किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। ये हम बात करें इतिहास को 3 भागों में विभाजन किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास में पाषाण काल, आदि इतिहास में सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। ऐतिहासिक काल में जो 6ठी शताब्दी ईस्वी से है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है, वो क्या आता है? हमारा ऐतिहासिक काल आता है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में: प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में जो आता है हमारा पाषाण काल। फिर आता है जो आदि ऐतिहासिक काल है, जो इतिहास है, इसमें सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल में आता है 6ठी शताब्दी ईस्वी से। इसके बारे में हम विस्तार से जांच करेंगे। विस्तार से हम पढ़ेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में प्राग इतिहास के जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन है, बहुत बार है, ये यूजीसी नेट में भी है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है कि भारत में प्राग इतिहास के जनक किसे माना जाता है। वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट है, ये भारत में जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके जनक माने जाते हैं और इन्हीं को ही भूतत्व सर्वेक्षण भी कहा जाता है। भूतत्व सर्वेक्षक है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। पाषाण काल के अंतर्गत 3000 ईस्वी तक के मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। कितनी है? 3000 तक के मानवीय क्रियाकलाप है ईसा पूर्व के अध्ययन करते हैं। इसके बाद के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सैंधव और वैदिक सभ्यता आती है। जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें कौन सी सभ्यता है? सैंधव और वैदिक सभ्यता है। और लिखित साक्ष्य मिलने के कारण क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बात करें जो पाषाण काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य है, कोई लिखित साक्ष्य है वो नहीं मिले थे। तो जिसमें हमें इतिहास के बारे में कोई लिखित है वो साक्ष्य नहीं मिला, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास काल है, इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं। क्या मिले हैं? लिखित विवरण तो मिला है इसमें, परंतु इसको पढ़ा नहीं गया, जैसे सिंधु सभ्यता। बात करें ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो आशा है ये पॉइंट आपको समझ में आया है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, अगर सही प्रॉपर रूप से समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। भारत में इतिहास काल की शुरुआत ईसा पूर्व, जो ऐतिहासिक काल है, इसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी से स्वीकार की गई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से स्वीकार की गई है। प्राग इतिहास में हमारी निर्भरता पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर थी। जो प्राग ऐतिहासिक है इसमें हमें किस पर निर्भर थे? जो पुरातात्विक है, जो आर्कियोलॉजी, जो अभिलेख है, जो लेख है, स्मारक है, इमारत है, इन पे हम साधनों पर निर्भर थे। क्योंकि हमें लिखित विवरण नहीं है तो हम किस पे होंगे? जो पुरातात्विक साधन है। इतिहास में कितने जो साधन हैं? स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो हम जो प्राग इतिहास है इसमें हम किस पर निर्भर थे? पुरातात्विक साधनों पर थे। 6ठी शताब्दी के बाद हमें साहित्यिक लिटरेचर सोर्स मिले हैं, तो ये क्या है? 6ठी शताब्दी के बाद है। आदि इतिहास में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साधनों की मदद ली गई है। क्या है? आदि जो इतिहास है इसमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साधनों की मदद ली गई है। तो प्राग इतिहास में तो हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, तो हम किस पे निर्भर थे? तो हम थे पुरातात्विक साधनों पे। आदि इतिहास में क्या है? तो साहित्यिक और पुरातात्विक साधनों पर निर्भर थे। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साधनों का और विदेशियों का वर्णन हमें मिलता है।
प्राग वैदिक इतिहास में पाषाण काल और धातु काल की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। पूर्व वैदिक संस्कृति में ऋग्वैदिक काल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनने की उम्मीद है, तो वो क्या है? सबसे पहले इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। इस प्राग इतिहास में हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला, तो हम किस पर निर्भर थे इसमें? वो थे हम प्राग इतिहास में पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर थे। आदि इतिहास में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और जो पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेख है, इन पे हम निर्भर थे। बात करें ऐतिहासिक काल, 6ठी शताब्दी में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, तो ये क्या है? ऐतिहासिक काल। और इसमें ऐतिहासिक काल में क्या है? साहित्यिक है, जो हमें विदेशियों का वर्णन भी मिलता है। प्राग वैदिक इतिहास में पाषाण काल और धातु काल की संस्कृति का अध्ययन है। जो प्राग वैदिक काल है, इसमें किसका है? पाषाण काल है, और धातु काल की संस्कृति का अध्ययन किसमें? प्राग वैदिक काल में है। फिर बात करें हम पूर्व वैदिक में, किनका है? ऋग्वैदिक काल का अध्ययन किया जाता है। मानव का उद्भव और विकास। मानव का उद्भव और विकास कैसे हुआ? पुरातत्व में मानव की सबसे माननीय परिभाषा यही है कि उसे औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में स्वीकार किया गया है। जो मानव की सबसे माननीय परिभाषा क्या है पुरातत्व में? जो पुरातत्व है, जो आर्कियोलॉजी है, इसमें औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में स्वीकार किया गया है। अधिकांश पाषाण औजार जो क्या थे? जो क्योराटाइज के बने थे, इसलिए इस मानव को जो क्योराटाइजेमेन भी कहा जाता है। मानव का उद्भव प्रतिन्यूनतन काल में हुआ है। मानव का उद्भव कब हुआ है? प्रतिन्यूनतन काल में हुआ है। अब तक की जो पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है, उन्हीं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मानव की आदि जन्म स्थली अफ्रीका महाद्वीप भी रहा है। तो मानव उद्भव के विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या है? भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय कहाँ है? भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय है नागपुर में। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 13 मई 1863 को मद्रास के पलवरम पाषाण युग के पहले उपकरण को पाया, जो कि क्वार्टरजाइट है और स्फटिक पत्थर से निर्मित था। जो क्वार्टरजाइट है ये स्फटिक पत्थर से निर्मित था। रॉबर्ट ब्रूस ने महोदय ने पाषाण काल के किस प्रकार के उपकरण को पाया था? इसमें भी विवाद है। अधिकतर इतिहासकारों ने इंडेक्स बताया, तो वही कुछ इतिहासकारों ने क्या बताया? क्लीवर, या जो इसका दूसरा नाम है विदारिणी मानते हैं। यूरेनियम डेटिंग के जनक कौन है? क्यूरी है। वही कार्बन डेटिंग के जनक कौन है? विलेड लिवी है। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावलियाँ फ्रांस से ली गई है। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कब हुआ? 1961 दिल्ली में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, प्राग इतिहास का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। पहला उपकरण है पाषाण का, किसने खोजा? वो था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब? 13 मई 1863 को। कौन से एरिया में? जो पलवरम है इसमें। फिर कौन सा पत्थर मिला था? वो मिला था जो क्वार्टजाइट है, ये मिला था। इसमें विवाद रहा है, कुछ इतिहासकारों ने इंडेक्स बताया, कुछ ने क्लीवर बताया है। यूरेनियम डेटिंग के जनक कौन है? क्यूरी है। कार्बन डेटिंग के जनक कौन है? विलेड लिवी है। प्रचलित पाषाण काल की शब्दावली कहाँ से ली गई है? भारत ने, फ्रांस से। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहाँ हुआ? 1961 दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखते हैं एक बारी। इसामपुर, जो इसामपुर है, इसमें कर्नाटक के उसंगी घाटी में स्थित इसामपुर में एक ऐसा पूरा पाषाण युगीन स्थल है जो पत्थर के औजार बनाने का केंद्र था। पत्थर के औजार बनाने का केंद्र पूरा पाषाण युगीन स्थल कौन सा है? वह इसामपुर। इसामपुर किस स्टेट में? कर्नाटक में। कौन सी घाटी है? उसंगी घाटी। तो उसंगी घाटी का है? कर्नाटक में। कौन सा? इसामपुर। यहाँ से पूरा पाषाणकालीन युगीन स्थल है। यहाँ से क्या मिले? पत्थर के औजार बनाने के केंद्र मिले। जो बुद्धि हाल है, नवपाषाणिक स्थल है। बुद्धि हाल है, कौन सा है? नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से सामुदायिक भोज उत्सव के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, सामुदायिक भोज उत्सव के जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिले? बुद्धि हाल। कौन से स्थल से? नवपाषाणिक स्थल से। इसामपुर कौन से? पूरा पाषाणकालीन। कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सी घाटी? उसंगी घाटी। क्या मिले हैं? पत्थर के औजार बनाने के केंद्र मिले हैं। फिर है विलासुरगाम। विलासुरगाम है
ये कौन सा है? उच्च पुरापाषाण युगीन स्थल है। यहाँ से हमें प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुआ है। पेशरा कहाँ है? बिहार के कौन से? मुंगेर जिला में। यहाँ से मिला है पेशरा नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल। भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल है, उससे में क्या है? प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण हैं वो मिलते हैं। यहाँ से जो पेशरा है बिहार में 8 खंभों के लिए किए गए छिद्र मिले हैं जो फूस के छत और घर का प्रमाण है। 2001 में औद्य तमिलनाडु से अस्मीकृत मानव शिशु कपाल भी प्राप्त हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी ये वाटगल का कर्नाटक में नौपाषाणिक स्थल है जो दक्षिण एशिया में सुपारी के शैली का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। तो क्या है वो जो वाटगल है कहाँ? कर्नाटक में। कौन सा स्थल है? नौपाषाणिक स्थल। दक्षिण एशिया में सुपारी का जो है कैसली के पर प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और देखा है तमिलनाडु में कब? 2001 में अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है। फिर है पेशरा बिहार में कौन सा जिला? मुंगेर में। यहाँ से प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। 8 खंभों के किए छिद्र मिले हैं। फूस के छत व घर का प्रमाण मिले हैं। बिल्ला सुरगाम ये यहाँ से उच्च पुरापाषाण युगीन स्थल है। प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। बुदिहाल सामुदायिक भोज उत्सव के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाणिक है। इसामपुर पुरापाषाण है। कर्नाटक में पत्थर के औजार के अंदर बनाने का मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जबकि इसमें मानव प्रजाति को बाद में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम जो पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण उपकरण हैं कौन से? महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 78 वर्गों में विभाजित किया गया है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को 78 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें चमकीले वर्ग को 41 और बध्य वर्ग को 37 औजार आते हैं। पत्थर के उपकरणों को ब्रज एवं परियों के बाण को कहा जाता है। तो क्या पत्थर के उपकरण है उसको ब्रज, और जिसे इंग्लिश में थंडर बोल्ट्स, और परिया के बाण को फेरी एरो कहा जाता है। वर्टिकासम इस पत्थर को चोट करके वंचित रूप में डाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड। पत्थर का सबसे बड़ा टुकड़ा होता है। क्रोड है पत्थर का सबसे बड़ा टुकड़ा होता है। उतारे गए छोटे छोटे टुकड़ों को स्लग की संज्ञा दी गई है। तो वर्टिकासम पत्थर के चोट करके उसको वांछित रूप से डाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रोड। ये बड़ा टुकड़ा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? स्लग की संज्ञा दी गई है। प्राचीनतम और अपरिष्कृत हैंडेक्सों को एवी वैली था। विकसित एवं परिष्कृत हैंडेक्स है कुल्हाड़ी है उसको एसियोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसियोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसियोलियन भी कहा जाता है। जो विकसित एवं जो परिष्कृत हैंडेक्स होती है उसको एसियोलियन भी कहा जाता है। एसियोलियन औजारों के प्रमाण इसामपुर से मिलते हैं। यदि पत्थर के उपकरण को एक तरफ धार हो तो उससे क्या कहा जाता है? गंडासा या चॉपर कहा जाता है। दोनों तरफ धार हो तो खंडक या चॉपिंग कहा जाता है। ये दोनों के औजार किसके? पुरापाषाण काल के हैं। पाषाणकालीन उपकरण में हस्तकुठार, गंडासा और चॉपर चॉपिंग भी थी। जो विदायरिणी है, खुरचनी है, वेदनी है, दक्षिणी भी प्रमुख है। क्लेक्टोनी और लवाई पत्थर औजार बनाने की तकनीक थी। पाषाण काल। आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हम बात करें तो मानव के हथियार पाषाण निर्मित थे। इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। पूरा अवशेषों के त्रिकालपत्ति के अनुसार वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? टॉमसन को जाता है। जो पूरा अवशेष है उसके अनुसार इसको 3 काल में पत्ति के अनुसार विभाजन करने का श्रेय किसको जाता है? टॉमसन को जाता है। टॉमसन ने पाषाण काल को कांस्य काल, लोह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया था। पाषाण काल, कांस्य युगीन और लोह काल, ये कितने भागों में बांटा? 3 काल में। किसने? टॉमसन ने कितने भागों में बांटा? पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। जॉन लूबकर ने पाषाण काल को विभाजन पूरा पाषाण, नव पाषाण में किया गया है। 2 विभाजन किया गया है पाषाण काल को, पूरा पाषाण और नव पाषाण को, जॉन लूबक के द्वारा। और टॉमसन ने इसे 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल के 3 प्रमुख काल कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल।
पूर्व पाषाण काल है जो पैलियोलिथिक एज है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ये जो डेट है इसकी अलग अलग है, कहीं इसको बस 20 लाख से 10 लाख भी बताया गया, कहीं इसको 6 लाख से 10 लाख है। मध्य पाषाण को 10 लाख से 8 लाख और न्यूलिथिक एज है 4,000 से 10,000। इस डेट है, ये फैक्चुअल नहीं है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। बात करें पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 काल में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल कौन सा है? निम्न पूरा पाषाण काल। इसको कितने भागों में विभाजित किया? औजारों के आधार पर इसको 2 उपकरण है। इसमें औजार कितने? 2 प्रकार के मिले हैं, चॉपर और चॉपिंग। इसका ही दूसरा नाम है, इसको क्या कहते हैं? पेबल संस्कृति। चॉपर और चॉपिंग मिले हैं, ये क्या है? पेबल संस्कृति। चॉपर क्या एक मुखी, चॉपिंग क्या होता? 2 मुखी होता था। इसी को क्या कहते हैं? पेबल संस्कृति। एसियोलियन संस्कृति भी कहा जाता है, एसियोलियन संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल को कितने वर्गों में विभाजित किया है? उपकरणों के आधार पर 2 भागों में, चॉपर और चॉपिंग, पेबल। एसियोलियन भी कहा जाता है। चॉपर चॉपिंग सबसे पहले कौन सी घाटी से मिले? सोन नदी घाटी से मिले। चॉपर और चॉपिंग कौन सी काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल के कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल से हमें चॉपर और चॉपिंग मिलते हैं। चॉपर क्या एक मुखी, चॉपिंग क्या था? 2 मुखी होता था। कौन सी घाटी है? सोन नदी घाटी से मिले, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। चॉपर और चॉपिंग को पेबल संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी संस्कृति? पेबल संस्कृति, सोहन संस्कृति भी कहते हैं। वहीं दूसरी संस्कृति कौन सी है? एसियोलियन संस्कृति, जिसे एंडेक्स संस्कृति या कुल्हाड़ी भी कहा जाता है। एंडेक्स को 28 सितंबर 1864 को 28 सितंबर 1864 को प्रो किंग ने मद्रास के वदम दूरे और अतिरम्पक्कम में से प्राप्त किया है। मद्रास में कौन सी जगह? वदमदूरे और अतिरम्पक्कम से प्रो किंग ने 28 सितंबर 1864 को एंडेक्स या प्राप्त किया गया। एंडेक्स प्राप्त किया है। एंडेक्स सबसे पहले मद्रास में प्राप्त हुई है, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति में क्या है? जो मद्रासी संस्कृति है, एंडेक्स संस्कृति है, इसी को क्लीवर, स्क्रैपर और क्रोड भी मिलते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? निम्न पूरा पाषाण काल है, इसमें चॉपर और चॉपिंग और इसी को पेबल कहा जाता है। दूसरा एसियोलियन संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल को 2 भागों में बांटा था। तो जो चॉपर चॉपिंग है कौन सी घाटी से के पास मिले? सोन नदी घाटी के पास, इसलिए इसको सोन संस्कृति भी कहा जाता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल को सोन संस्कृति भी कहा जाता है। और दूसरा एसियोलियन संस्कृति, जिसे एंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं। और 28 सितंबर 1864 को सबसे पहले एंडेक्स है वो कहाँ मिली थी? प्रो किंग ने मद्रास के पास जो वदमदूरे और अतिरम्पक्कम से प्राप्त की थी, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति में है निम्न पूरा पाषाण काल में क्लीवर भी मिला है, स्क्रैपर भी मिला है, क्रोड भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो रहने वाला है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में शिवालिक क्षेत्र, जहाँ सोन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। सोन संस्कृति मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल, जहाँ चॉपर और चॉपिंग मिले थे, वो संस्कृति के अवशेष भी हमें शिवालिक पहाड़ियों के आसपास मिलती है। सोन सिंधु की सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। इसलिए शिवालिक पहाड़ी में स्थित शिवालिक पहाड़ियों में कौन सा है? पोतवार पठार पर सोहन नदी सूख गई है, इसलिए झील में जो जमे जाए और उन्हें कश्मीर घाटी में क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। सोन घाटी से हमें 5 वेदिकाएं मिली है। सोन घाटी से कितनी वेदिका मिली है? 5 वेदिका मिली है, इसलिए सोन संस्कृति है। निर्माण विभिन्न हिमालय कालों से हुआ है। इस घाटी में पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, एडेक्स उपकरण भी मिले हैं। सोन घाटी से हैं सोन घाटी है जो शिवालिक क्षेत्र है, इस घाटी यहाँ से हमें क्या मिले? पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, हेडेक्स उपकरण भी मिले हैं। इस उपकरण का निर्माण जो है उपकरण मिले हैं, इंडेक्स मिले हैं, चॉपर, चॉपिंग और पेबुल मिले हैं, जो सोन संस्कृति नदी के आसपास थे। इसके लिए जो इसका निर्माण है उपकरणों का, जो क्वार्टरजाइट है, स्फेटिक से भी हुआ है। तो क्या ध्यान रखना है हमें इस सभ्यता के बारे में? जो इस सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है, सोहन है निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है, जिसका जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें सोहन संस्कृति के अवशेष हमें मिले थे। सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है। शिवालिक में कौन सी है? पोतवार पठार।
पर सोन नदी सूख जाती है और यहाँ से हमें निम्नपुरा पाषाणकालीन के अवशेष साक्ष्य औजार है वो हमें मिले हैं। वो औजार कौन से मिले? पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, हेडेक्स उपकरण मिले हैं। और इनका उपकरणों का निर्माण करने के लिए किस में प्रयोग हुआ है? इसका हुआ है क्वार्टरजाइट और स्फेटिक में हुआ है। फिर 1928 में डी.एन. वाडिया ने सोन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किया है। सोन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोन घाटी कौन सी सभ्यता काल से? ये निम्नपुरा पाषाण काल से। सोन घाटी से हमें क्या मिले? चॉपर, चॉपिंग के अवशेष मिले हैं। सोन घाटी से हमें कौन से? सिंध की सहायक नदी है। सोन घाटी से हमें जो है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? डी.एन. वाडिया के द्वारा किया गया था। इसलिए सोन घाटी का पिता किसे कहा जाता है? वो डी.एन. वाडिया को कहा जाता है। कब? 1928 में। 1930 में के.आर.यू. जो सोन घाटी के पिंड घेब का उत्खनन किया है। पिंड घेब का उत्खनन सोन घाटी के युवा ने किया है। कब? 1930 में। 1935 में सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान एल कैम्ब्रियज अभियान के दल ने किया है। और इस कैम्ब्रियज अभियान ने कश्मीर घाटी से लेकर अफगानिस्तान में स्थित साल्टरेज नामक पहाड़ियाँ विस्तृत सर्वेक्षण किया है। सोन घाटी मानव आवास के साक्ष्य और इंडेक्स प्राप्त करने वाले एच.डी. सांकलिया महोदय थे। सोन घाटी में मानव आवास के जो घर है और उसके साथ इंडेक्स कुल्हाड़ी प्राप्त करी है वो किसने किया? एच.डी. सांकलिया है इस महोदय ने किया है। 1935 में एक दल भेजा जाता है एल कैम्ब्रियज सोन घाटी कश्मीर घाटी से लेकर अफगानिस्तान साल्टरेज तक सर्वेक्षण मिला है। जो 1928 में डी.एन. वाडिया है इसने सबसे पहले सोन घाटी का उत्खनन किया है। पहले उत्खनन करने वाले सोन घाटी का कौन है? वह डी.एन. वाडिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सोन घाटी का पिता। सोन घाटी में पिंड गैप का उत्खनन किसने? के.आर.यू. डॉड दल भेजा जाता 1935 में इस सोन घाटी में एल कैम्ब्रियज अभियान ने। और इस दल ने कश्मीर घाटी से लेकर साल्टरेज तक विस्तृत सर्वेक्षण प्राप्त किया था। इंडेक्स और मानव आवास के साक्ष्य एच.डी. सांकलिया ने प्राप्त किया था। सोन घाटी के अन्य स्थल है कौन से? मलकपुर, चौंतरा, कलार चौमुख प्रमुख है। चौंतरा से हमें दक्षिण का विशिष्ट उपकरण इंडेक्स मिलता है। दक्षिण का जो इंडेक्स मिलता है हमें वो मिलता है चौंतरा से। चौंतरा को उत्तर और दक्षिण की परंपरा में मिलन स्थल भी माना जाता है। दक्षिण और उत्तर की जो परंपरा का मिलन स्थल माना जाता है। सबसे अधिक पूरा पाषाणी औजार के संदर्भ में जो तिथियों के साक्ष्य शिवालिक से मिले हैं। झेलम तट पर दीना एवं जलालपुर तथा शिवालिक का पिंजौर इस मामले में समृद्ध है। 1951 में ओलेफरफर ने सतलुज की सहायक सिरसा घाटी से निम्न पूरा पाषाण उपकरणों को खोजा गया है। 1955 में बी.बी. लाल ने हिमाचल के गुलेर, देहरा, गलियारा और कांगड़ा का भी उत्खनन किया है। और ये सभी स्थल व्यास गंगा घाटी में है। सिंगरौली, बेलन नदी घाटी, उड़ीसा और मयूरभंज के भी उपकरण हमें मिलते हैं। पश्चिमी क्षेत्र, यह था उत्तरी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र है निम्न पाषाण काल में, वह है राजस्थान के जायल, अमरारपुर, सिंधी तालाब, सोनीता, बेसोरगढ़, जनकपुर, गंभीरी नदी में चित्तौड़गढ़, विराट नदी में नागरी निम्न पाषाणिक स्थल है। तो निम्न पाषाणिक स्थल राजस्थान में जो है वो कौन कौन से है? जायल, अमरापुर, सिंधी तालाब, सोनीता, बेसोरगढ़, जनकपुरा, गंभीरी नदी में चित्तौड़गढ़, विराट नदी में स्थित नागरी, ये निम्न पाषाणिक स्थल है। गुजरात की साबरमती घाटी में अडोल, पदामली और वीरपुर है। और सौराष्ट्र में भदर, हिरण, कालूबार इस काल के प्रमुख स्थल है। तो राजस्थान में हमने देखा, गुजरात में और सौराष्ट्र में। तो क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये कौन से काल से कौन से स्टेट में है। मध्य क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? मध्य क्षेत्र। अरुण सौनिकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हथनोरा, कौन सा? मध्य प्रदेश के हथनोरा में नर्मदा नदी घाटी से मानव कपाल एवं हाथियों के जीवाश्म प्राप्त किए हैं। मानव एवं हाथियों के जो जीवाश्म प्राप्त किए गए हथनोरा से नर्मदा घाटी के पास, कहाँ? मध्य प्रदेश में। किसने? अरुण सौनिकिया ने। पशुओं के जीवाश्म सबसे पहले नर्मदा घाटी से ही मिले हैं। जीवाश्म के जो अवशेष मिले हैं कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। और ये मध्य क्षेत्र है। और अरुण सौनिकिया ने
इन जीवाश्म पशुओं की जीवाश्मों को क्या कहा जाता है? नमदिकस भी कहा जाता है। भैंसा गौर, दरियाई घोड़ा, हाथी घोड़ा के जीवाश्म मिले हैं सोन घाटी के बागौर। एक तो है बागौर, ये कहाँ है? राजस्थान में। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नीरसिंहपुर सीहोर भी मध्य प्रदेश के प्रमुख पाषाण स्थल है। मध्य प्रदेश में कौन से? हथनोरा है, जो बागौर है, भागौर है, और सीहोर है, नरसिंहपुर है। ये किसके? मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र में जो प्रमुख स्थल मिले हैं, चिरकी महाराष्ट्र का, नेवासा महाराष्ट्र का, बदने महाराष्ट्र में, यसर महाराष्ट्र में, बोरीवारी मेरगांव। बोरी से निम्न पुरा पाषाण काल और प्राचीनतम जो तिथि है वो ज्ञात की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन से हैं? क्लीवर और इंडेक्स निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण है। इंडेक्स भी है, क्लीवर भी है, चॉपर चॉपिंग भी है। ये किसके हैं? ये निम्न पुरा पाषाण काल के। भारतीय प्राग ऐतिहासिक का अध्ययन दल का गठन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के दीक्षित ने किया है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक दल का जो गठन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के दीक्षित ने किया। एल कैम्ब्रिज अभियान दल के सदस्य हेलमुट डी टेरा व डी जो टी पीटरसन थे। कैम्ब्रिज अभियान दल के सदस्य हेलमुट डी टेरा टी पीटरसन। यही अभियान दल पाकिस्तान के सोन घाटी, नर्मदा घाटी, चेन्नई के कोटलियार नदी घाटी में भी अनुसंधान किया था। सोन घाटी से मिले उपकरणों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। प्राग सोवन, उत्तरकालीन सोवन, अंत सोवन और विकसित सोवन। मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उच्च पुरा पाषाण काल में ब्लेड और वियोरिन मिले हैं। सोन घाटी में पुरा पाषाण के स्थलों में सियावाल, नकझर खुर्द, पटपरा, खतोई और बागौर। मध्य प्रदेश में बागौर। संगाओं की गुफाएं मध्य और उच्च पाषाण काल से, जहाँ से अंगीठी प्राप्त हुई है। दक्षिणी क्षेत्र, जो दक्षिणी क्षेत्र है वो कर्नाटक के हुणसंगी, आंध्र प्रदेश में कौन से है? गिदलूर, नेल्लोर और क्रिमीपुरी। तमिलनाडु में जो मिले हैं वो मिले पलवरम, अतिरपक्कम, बदमुरे, माना जनकारन। चिक्कलपेट जिले में स्थित गुडियम गुफा से इस काल के उपकरण मिले हैं। उत्तर भारत में गंगेय क्षेत्र, दक्षिण में केरल को छोड़कर अधिकांश भागों में निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिले। केरल को छोड़ के और जो गंगेय क्षेत्र है उसको छोड़ के। पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, पेरुलिया, वीरभूमि, मिदनापुर में निम्न पुरा पाषाण काल के हैं। कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ से नहीं मिले? केरल को और गंगेय क्षेत्र को छोड़ के हमें नहीं मिले। तो हमें ध्यान रखना है पुरा पाषाण काल से है, नव पाषाण काल से है। और इसमें जो पुरा पाषाण काल में जो पाषाण काल में हमें मिले हैं, कहाँ से मिले? गुजरात से मिला है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और यूपी से भी है। और कौन से है? पश्चिम बंगाल से भी है, तमिलनाडु से भी है और केरल और गंगेय क्षेत्र को छोड़ के हमें अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। फिर पढ़ेंगे हम उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। आज की इस क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।